एक ऐसा किलर जो रात के अंधेरे में निकलकर खूबसूरत लड़कियों का ब्रूटली रेप करके उन्हें मार देता है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी इतनी जबरदस्त है कि आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि किलर जिस तरह से मर्डर करता है ना, सबकी हवा टाइट कर देता है और लास्ट में जो राज पता चलता है उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो चलिए प्राइम वीडियो पर आई इस मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो किसी महिला को बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है। हालांकि उस शख्स के इरादे कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए वह औरत घर आते ही कार से नीचे उतर जाती है। उसके बाद वह अपने घर में जाती है जहां पर वह अकेली थी। तभी अचानक कोई शख्स आता है जिसे देखकर वह औरत पूरी तरह से डर चुकी थी। वैसे रात को उसके साथ क्या होता है ये तो नहीं दिखाया जाता, बट सुबह सुबह वहाँ पर एक लड़की आती है। वह देखती है तो लाची की लाश पड़ी थी, या यूं कहे कि उस लड़की का कोई ब्रूटली रेप किया था, जिससे वह बिस्तर पर ही मरी पड़ी थी। अब वो लड़की वहां से भागते हुए पास के ही पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है। उन्हें बताती है कि उसकी बहन को किसी ने मार दिया, बट पुलिस ऑफिसर कंप्लेन लिखने के बजाय उस लड़की को भला बुरा बोलकर भगा देता है। वेल उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज एंकर के पास, जिसका नाम था संध्या। जी हाँ दोस्तों, संध्या अपने जॉब से खुश नहीं थी, क्योंकि वह जो करना चाह रही थी उसका बॉस उसे करने नहीं देता। यानी वह बेफजूल की न्यूज करने को बोलता रहता था, जिससे संध्या उसके पास जाती है। हम देखते हैं कि उसके बॉस का नाम था रविकांत। अब वह संध्या पर अपने रौब झाड़ने लगता है, जिससे वह गुस्से से उसका जॉब छोड़कर चली आती है। अब संध्या एक कैफे में जाती है जो उसके बॉयफ्रेंड अमर की थी। संध्या उन्हें बताती है कि अब वह किसी के भी इशारों पर नहीं नाचने वाली, इसीलिए वह खुद का कुछ शुरू करेगी। मतलब कि वह अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर पॉडकास्ट शुरू करने का फैसला लेती है। वेल उसके इस फैसले से उसकी फ्रेंड बॉबी बहुत खुश होती है, क्योंकि वह बहुत पहले से ही उसे करने के लिए तंग कर रही थी। फिलहाल संध्या पॉडकास्ट शुरू करने के लिए मान जाती है। अब अगली सुबह संध्या की फैमिली तैयार होकर अमर के घर जाते हैं। दरअसल वह उनकी शादी कराने वाले थे, इसलिए दोनों की फैमिली एक बार आपस में मिलना चाहती। हम देखते हैं कि सभी को रिश्ता मंजूर था। तभी वह वहां से निकल ही रहे थे कि रास्ते में ही संध्या की फ्रेंड बॉबी की नौकरानी मिलती है, जो बहुत डरी हुई थी। वह उसे बताती है कि बॉबी को किसी ने मार दिया। अब ये सुनते ही संध्या बॉबी के घर जाती है। वह देखती है कि दो लोगों की लाश पड़ी थी, आई मीन बॉबी और उसके बॉयफ्रेंड की। तभी वहां पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ऑफिसर आता है जिसका नाम था राजीव, जिससे पता चलता है कि लड़की का किसी ने ब्रूटली रेप किया और फिर उसके बाद उसे मार दिया। यानी ये दृश्य इतना भयानक था कि सभी की रूह कांप जाती है। वहीं संध्या अपनी फ्रेंड के मरने की वजह से काफी ज्यादा दुखी थी। वह उसे याद करके रो रही होती है। वहीं पुलिस को मालूम पड़ता है कि मीडिया वाले उनकी बुराई कर रहे हैं, तो राजीव उनके पास जाता है और उन्हें अच्छे से समझाता है कि वह केस पर काम कर रहे हैं, अभी कुछ गलत सलत ना बोले। वेल इसी बीच संध्या बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। दरअसल वह ये देखना चाह रही थी कि पुलिस वाले इस केस को ठीक से जांच कर रहे हैं या नहीं। अब संध्या को पता चलता है कि कोई भी इस मामले को सीरियस नहीं ले रहा, यहाँ तक कि पुलिस भी इसे हल्के में लेकर केस की इन्वेस्टिगेशन बंद करना चाहती थी। बट संध्या की फ्रेंड मरी थी, तो इसलिए संध्या रुकने वाली नहीं थी। वह अपने बॉस के पास पहुंचती है। उसका बॉस उसे एक बार फिर से जॉब ज्वाइन करने को बोलता है, बट संध्या उसे मना करती, क्योंकि उसका कहना था कि वह किसी भी न्यूज को गलत तरीके से बताते हैं, यानी सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से खबर में मसाले डालते हैं ताकि ये न्यूज और वायरल हो। तो इसी वजह से संध्या उसे बताती है कि वह खुद का पॉडकास्ट शुरू करेगी, जिसके द्वारा वह शहर में हो रहे क्राइम की असली सच्चाई बताएगी। वेल अब संध्या अपने घर आती है और पॉडकास्ट शुरू करने की तैयारी करती है। संध्या सबसे पहले चोरी छुपे उस क्राइम सीन पर पहुंचती है और वहां ऑब्जर्व करती है कि किस तरह मर्डर हुआ होगा। संध्या को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड एक चेन पहनती थी जो उस समय उसके गले से गायब था। इसका मतलब है कि किलर ने उसकी चेन छीन ली थी। अब इस बारे में वह पुलिस अफसर को बताती है। राजीव कहता है कि चेन तो गायब है, पर सोचने वाली बात यह है कि घर में और भी कीमती चीजें थी, किलर ने उन्हें क्यों नहीं लिया, जबकि वह बहुत सारी चीजें चुरा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब कि वह चोरी के इरादे से नहीं आया होगा, यानी ये वेल प्लान मर्डर है।
तभी राजीव संध्या को एक फुटप्रिंट दिखाता है, जिससे देखते ही संध्या को याद आता है कि ऐसा शूज बॉबी के वॉचमैन के पैरों में देखा था, जिससे उनको शक वॉचमैन पर हो जाता है। अब वॉचमैन का नाम था जोगलू। हम देखते हैं कि राजीव अपने साथी ऑफिसर के साथ उसका पीछा करता है। वॉचमैन उन्हें देखते ही भागना शुरू करता है, बट थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद वह उसे पकड़ लेते हैं। वहीं संध्या अपने पॉडकास्ट के जरिए सबको सच्चाई बता रही थी। तभी फिलहाल यहाँ पर जोगलू को ही असली किलर मानकर केस को बंद कर दिया जाता है। जैसा कि ये सब संध्या की वजह से हो पाया था, इसीलिए उसका पॉडकास्ट चैनल खूब वायरल होता है और तो और सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं कि किलर को संध्या ने ही पकड़वाया है। बट एक दिन वॉचमैन की फैमिली संध्या के पास आती है, उसे बहुत भला बुरा बोलती है। उनका कहना था कि उसके पति ने तो सिर्फ चेन चुराई थी और इसकी इतनी बड़ी सजा कि उसे ही असली किलर बना दिया। अभी सुनते ही संध्या को बहुत बुरा फील होता है। वह सोच में पड़ जाती है कि उसकी वजह से एक निर्दोष फंस चुका है। तभी उसी रात संध्या को एक मिस्टीरियस कॉल आता है, या यूं कहे कि वही किलर जो लड़कियों का ब्रूटली रेप करता और फिर उन्हें मार देता। तो यहाँ पर किलर संध्या को बताता है कि उसने पॉडकास्ट के जरिए जो कहानी सुनाई थी वह बहुत अच्छी थी, बट सच होती तो और मजा आ जाता। किलर संध्या को बताता है कि वह एक रात फिर से एक मर्डर करने वाला है, उसे वह मौका दे रहा है, अगर पकड़ना है तो पकड़ सकती है। वे ले सुनने के बाद संध्या पूरी तरह से शॉक थी। वह सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर वह राजीव को रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिससे राजीव उस किलर की लोकेशन को ट्रैक करके निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वह उस लोकेशन पर तो पहुंचते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि किलर ने जो फोन यूज किया था ना, वह किसी बूढ़ी औरत का था, जबकि उस औरत को ठीक से दिखाई भी नहीं देता, इसीलिए वह उस शख्स को देख नहीं पाई। अब राजीव को समझ आ चुका था कि ये किलर इतनी आसानी से तो नहीं पकड़ा जाने वाला, क्योंकि ये बहुत शातिर है। वहीं दूसरी तरफ संध्या को एक वानी नाम की औरत का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि जैसा उसके दोस्त के साथ हुआ है वैसा ही कुछ साल पहले उसके साथ भी हुआ था। वे ले जाने के बाद संध्या उस औरत से मिलने उसके घर पहुंचती है। अब वहां उससे मुलाकात करते हैं तो यहाँ पता चलता है कि वानी उस रात अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेली थी। तभी रात को एक अनजान शख्स उसके घर में एंटर करता है, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। किलर वानी के साथ गलत काम करता है। उसके बाद वह उसे मारने ही वाला था कि उसके बेटे की आवाज सुनकर किलर उसे छोड़कर चला जाता है। वही जब ये बात वानी अपने पति को बताती है तो उसका पति उस वजह से उसे छोड़ दिया था। अब वानी से ये भी पता चलता है कि उस समय सिर्फ वानी के साथ ही ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि कई लड़कियां थी जिनके साथ किलर ने ऐसा ही किया था, बट पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं करी थी। फिलहाल संध्या यहीं पर एक कमरा लेकर रुक जाती है, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में कई सारी घटनाएं हुई थी, इसलिए संध्या राजीव को कॉल करके एक हेल्प मांगती है। दरअसल उसे गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पिछले 20 साल में जितने भी रेप और मर्डर हुए थे ना, उसकी फाइल चाहिए थी। तो संध्या के कहने पर राजीव अपने दोस्त की मदद से उसे वह फाइल दे देता है। अब संध्या वहाँ छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी उसे उन दो लड़कियों के केस के बारे में पता चलता है, जिनका नाम था रानी और लच्छी, बट रानी कहीं चली गई थी। वहीं इसी बीच उसे एक और केस के बारे में पता चलता है, जिससे वह ललिता नाम की औरत से मिलने जाती है, बट वह उसे बताने से मना कर देती है। उसके बाद उस औरत का मामा संध्या से मिलता है और ललिता के साथ जो भी कुछ हुआ था वह सारी बातें बताता है। उसका कहना था कि जिसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है वह किसी को भी बताना नहीं चाहती, क्योंकि वह सोचते हैं कि उनके बारे में कोई भी ना जाने। उसके बाद रात को ही संध्या अपने कमरे में बैठी हुई वह केस के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में उसकी खिड़की पर कोई पत्थर मारता है। ये देखकर संध्या जब बाहर की तरफ देखती है तो उसे एक शख्स दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसके बाद संध्या अपने घर वापस आती है और पॉडकास्ट के जरिए लोगों को एक सच्चाई बताती है। जी हाँ दोस्तों, वही सच्चाई जिसे उसने छानबीन करके जाना था। यहाँ पर वह ललिता नाम की औरत के केस के बारे में बताती है। उसका कहना था कि करीब 20 साल पहले की बात है। उस रात दिवाली थी, ललिता घर में अकेली थी। तभी एक शख्स वहां आता है। वह ललिता को पकड़कर घसीटकर बाहर की तरफ ले जाता है। इतने में वहां उसका पति राजेश भी आ जाता है। राजेश कुछ करता उससे पहले किलर उसको भाले से मार देता है और उसके गले में एक घंटी बांध देता है। वहीं रही बात ललिता की, तो वह उसका रेप करता है और फिर उसके बालों में गजरा लगाकर चला जाता है। मतलब कि किलर ऐसा सबके साथ करता था। संध्या ये भी बताती है कि उसकी फ्रेंड बॉबी के भी केस में ऐसा ही हुआ था। इससे ये चीज क्लियर होता है कि शायद ये वही किलर हो जो अब फिर से वापस लौट चुका है। संध्या सबको आगाह करती है कि वह रात के अंधेरे में शिकार करता है। उसके
हाथ में घंटी और गजरा होता है, इसलिए सभी को रात में संभल कर रहना पड़ेगा। अब संध्या की वजह से ये सब खबर वायरल हो जाती है, जिससे पूरे शहर में डर का माहौल छा जाता है। और तो और सभी पुलिस से सवाल पे सवाल पूछ रहे थे। इस वजह से कमिश्नर राजमणि संध्या पर भड़क जाता है। वह मीडिया को बताता है कि वह झूठी कहानी बता रही है ताकि वह नाम कमा सके, इसलिए आप लोग उसकी बात पर विश्वास ना करें। जैसा कि पिछले 20 सालों में कई रेप हुए थे ना, जिसकी सच्चाई जानते ही सभी पुलिस को ट्रोल कर रहे थे। इस वजह से राजीव खफा था, इसलिए वह संध्या के पास आता है और उसे खूब डांटता है। हालांकि संध्या को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह अगले ही दिन अपने बॉस रविकांत की मदद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसके द्वारा वह सबको असली सच्चाई बताना चाहती थी। हम देखते हैं कि संध्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताती है कि हमारे बीच एक सीरियल किलर है जो खुले आम घूम रहा है। हालांकि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आज उन लड़कियों को आपके सामने लाने वाली हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। तभी संध्या को पता चलता है कि उसने जिन औरतों को बुलाया था वह आने से मना कर रही हैं। इस वजह से उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा होता है। उसका कहना था कि अगर हम उन औरतों को नहीं बुलाएंगे तो इस वजह से हमारी बहुत बेइज्जती होगी। बट संध्या मजबूर थी, वह काफी ज्यादा दुखी थी। वहीं जब ये बात मीडिया वालों को पता चलती है तो वह संध्या को खूब बोलते हैं। वह जाने ही वाले थे कि इतने में वहाँ 2 लड़कियां आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वही लड़कियां जिनका नाम था रानी और लच्छी। यहाँ पता चलता है कि उस रात लच्छी मरी नहीं थी बल्कि जिंदा बच गई थी। लच्छी उस रात के बारे में बताती है। दरअसल उसके गांव का नाम था गंगावरम। हर साल उसके गांव में गंगमा मेला लगता था, तो उस मेले की रात को लच्छी और रानी को नाचने के लिए बुलाया गया था। वहीं जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो वह एक चिन्ना नाम का शख्स उन्हें परेशान करने लगा। वह उन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता था, बट यमारो ने उन्हें अपने साथ बिठा लिया। बट कुछ देर बाद जाने के बाद उन्हें समझ आया कि यमारो के भी इरादे ठीक नहीं थे, इसलिए वह उसकी गाड़ी से उतर जाती। फिर लच्छी अपने घर में आती है। वह अपने कपड़े बदल ही रही थी कि इतने में वहाँ किलर आ जाता है। वह उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसको मरा हुआ समझकर उसके बालों में गजरा लगाकर चला जाता है। तो ये थी रानी और लच्छी की सच्चाई। बट कोई भी उनकी बात को मानने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि संध्या ने इन दोनों लड़कियों को पैसे देकर बुलाया है। अगर ये सच कह रही हैं तो सबूत के तौर पर पुलिस कंप्लेन दिखाएं। अब इस पर वह बताती हैं कि वह पुलिस के पास तो गई थी, बट उन्होंने कंप्लेन लिखने से मना कर दिया और तो और भला बुरा बोलकर भगा दिया। अब ये चीज निकल कर सामने आती है कि उस दिन उनको मना करने वाला ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि आज का डीआईजी है, जिसका नाम था राजमणि। ये सुनते ही सभी हैरान थे कि डीआईजी ऐसा कैसे कर सकते। इतने में संध्या के फोन पर एक लोकेशन आता है। अब संध्या वहाँ से निकलकर उस लोकेशन पर पहुँचती है, जहाँ देखती है कि एक और कपल का मर्डर हो चुका था और ये भी मर्डर उसी पैटर्न में हुआ था। जैसा कि इस केस में डीआईजी राजमणि के नाम का भी खुलासा किया जा रहा था, इसलिए डीआईजी को कुछ दिन के लिए लीव पर भेज दिया जाता है और उसकी जगह एक आनंदिता नाम की ऑफिसर को बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि आनंदिता आते ही अपनी टीम को बहुत बोलती है। उसका कहना था कि अभी तक इस केस में जितनी भी जानकारी मिली थी वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें अच्छे से काम करना पड़ेगा। इसी के साथ वह संध्या के रिसर्च को भी जब्त कर लेती है। संध्या इस चीज से बहुत नाराज थी, बट उसका कहना था कि उसे भी इस केस में शामिल कर लिया जाए। हालांकि अनंता उसे शामिल नहीं करना चाहती थी, बट संध्या के पास हर केस के बारे में जानकारी थी, इसलिए उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है। उसके बाद अनंता राजमणि से मिलने जाती है। वह उससे पूछती कि आखिर लच्छी वाले केस से उसका क्या संबंध है। अब राजमणि उसे बताता है कि उस समय इलेक्शन होने वाला था, जिससे सिचुएशन ज्यादा गंभीर थी, इसीलिए ऊपर से प्रेशर था कि ये केस ना लिया जाए, नहीं तो एमएलए की बेइज्जती होती। इसी वजह से उसने ये केस लेने से इनकार कर दिया था। अब ये सब बताने के बाद राजमणि संध्या से मिलता है, उसे धमकाता है कि उसके ही वजह से उसका नाम आया है, इसलिए वह संभल कर रहे। वहीं साथ में ही वह उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करता है, जो उसके दोस्त का बेटा था। वहीं दूसरी तरफ हम चिन्ना को देखते हैं, जो कुछ लोगों को पीट रहा होता है। उसी समय उसे राजमणि का कॉल आता है। राजमणि उसे बताता है कि केस की छानबीन में उसका नाम आ चुका है और कहीं उसका भी नाम सामने ना आ जाए, इसलिए कुछ करे। अब चिन्ना कहता है कि वह टेंशन ना ले, सब कुछ संभाल लेगा। उसके बाद संध्या आनंदिता से कहती है कि किलर इतने सालों से मर्डर करता आ रहा है, बट अभी तक कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। इसका मतलब कि वह काफी ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। वहीं अगर पढ़ा लिखा होगा तो उस समय जॉब भी करता होगा, इसलिए हमें किसी तरह उस समय जितने भी लोग जॉब कर रहे थे उनकी लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अनंता संध्या की इस बात को टाल देती है, क्योंकि उसका कहना था कि उस समय हजारों लोग जॉब कर रहे होंगे, जिससे टाइम खराब होगा। तभी अनंता को फॉरेंसिक डॉक्टर
इंस्पेक्टर से पता चलता है अस्मी नाम की लड़की का जो मर्डर हुआ था ना, उसने उस समय किलर से काफी लड़ने की कोशिश करी थी, जिससे उसके मुंह में किलर का बाल मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर किलर का बाल की वजह से डीएनए मिल चुका था। अब डीएनए मिल गया था तो संध्या को एक प्लान सूझता है। वह राजीव से कहती है कि क्यों ना इस डीएनए को चिन्ना बाबू के डीएनए से मैच कराया जाए, जिससे पता चल जाएगा कि चिन्ना किलर है या नहीं। हम देखते हैं कि राजीव नहीं जाना चाहता था, बट फिर भी वह संध्या की वजह से चिन्ना का सैंपल लेने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि दोनों उसके घर में जाते हैं। संध्या उससे 99 वाले केस की बात पूछ रही थी। दरअसल उस समय वह किसी लड़की के रेप के केस में जेल भी गया था, बट कोई सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। उसे ये पता चलता है कि उसने उसी लड़की से शादी करी थी, जिसकी वजह से उसने केस वापस ले लिया था। अब संध्या और राजीव वहां से चले आते हैं। राजीव कहता है कि हम जिस काम से गए थे ना, वह काम तो हुआ नहीं। तभी संध्या उसे चिन्ना का टूथब्रश दिखाती है। दरअसल वह उसके घर से वॉशरूम के बहाने उसका ब्रश चोरी कर ली थी। वहीं संध्या अपने काम को लेकर काफी ज्यादा बिजी रहती थी, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड अमर उससे नाराज रहता था। वह गुस्से से उसे बोल रहा था, इतने में संध्या ही उस पर गुस्सा हो जाती है। उसके बाद अनिता को ये बात पता चल चुकी थी कि संध्या चिन्ना बाबू के पास गई थी उसका डीएनए टेस्ट करने के चक्कर में। तभी उन्हें भी बात पता चलती है कि डीएनए मैच नहीं होता। इस वजह से अनिता संध्या को बहुत डांटती है, कहती है कि वह इस केस में दखल न दे। वेलब अनिता अपनी टीम से कहती है कि वह उस बुढ़िया से पूछताछ करे जिसके फोन से किलर ने कॉल किया था। हालांकि उस बुढ़िया को दिखाई नहीं देता, बट क्या पता उसे किलर की हाइट के बारे में पता चल जाए। वहीं साथ में ये भी कहती है कि वह क्राइम सीन के सारे कैमरे चेक करे। वहीं दूसरी तरफ संध्या अपने ससुराल वालों के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी इधर पुलिस स्टेशन में किलर का कॉल आता है। दरअसल अनंदिता ने उसे मीडिया के सामने चैलेंज किया था कि वह डरपोक है, चुपके से वार कर रहा है। इसलिए किलर आनंदिता को बताता है कि पिछला जो मर्डर किया था उसमें अस्मी ने उसे बहुत गलत बोला था, इसलिए उसे मार दिया। क्योंकि अस्मी ने संध्या का पॉडकास्ट देखकर किलर को उल्टा बोला था, इसलिए किलर चैलेंज करता है उसने उसे हल्के में लेने की कोशिश करी है, इसलिए वह जल्दी एक मर्डर करने वाला है। अगर उसे रोक सके तो रोक ले। वहीं किलर आनंदिता को एक गिफ्ट भी देता है, जिसे देखकर आनंदिता शॉक थी। अब उसके रिएक्शन से तो यही लगता है कि पास्ट में आनंदिता का किलर के साथ कुछ तो इंसिडेंट हुआ था। वेल जो भी हो, अब किलर ने अगले मर्डर की अनाउंसमेंट कर दी थी। इस वजह से आनंदिता को संध्या पर शक होता है, क्योंकि अस्मी ने उसका ही पॉडकास्ट देखकर किलर को गलत बोला था। इसलिए आनंदिता का सोचना था कि किलर का अगला टारगेट संध्या ही हो सकती है। तभी संध्या को कॉल करके बताया जाता है कि उसकी जान को खतरा है। सुनते ही संध्या वहां से निकलकर अपने घर आती। तब उसके घर पर कुछ अजीब सा होता है। जैसे कि वह सोई हुई थी, तभी उसे एक सपना आता है कि किलर ने उसके ही सामने उसके बॉयफ्रेंड अमर को जान से मार दिया। अब उस वजह से संध्या डर जाती है, पर जैसे तैसे खुद को संभालती है और अपने पॉडकास्ट के जरिए सबको ये बताती है कि वह सबके डर का फायदा उठा रहा है, इसलिए किसी को उससे डरना नहीं है। पॉडकास्ट खत्म करने के बाद संध्या बाहर टहल रही थी, तभी एक किलर उसके सामने ही उसकी गाड़ी चला देता है। संध्या मुड़कर देखती है तो किलर उसके सामने खड़ा था। अब संध्या उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। वह उसका पीछा करते करते एक बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी। तभी वहां मौके का फायदा उठाकर किलर उस पर हमला कर देता है, बट किसी तरह संध्या उससे लड़कर उसे बेहोश कर देती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वानी का बेटा ही था। वही वानी जिसके साथ किलर ने भी रेप किया था। उसके बेटे से पता चलता है कि उसकी माँ सब कुछ भूल चुकी थी, पर जब संध्या उनके पास पूछते हुए आई तो उन्हें पुराने जख्म फिर से याद आ गए, जिस वजह से फिर से उसकी माँ दुखी रहने लगी। और तो और वह गांव के सभी लोग उनको बुरी नजर से देखते थे और उसके बेटे को नाजायज बेटा बोलते थे, जिससे वह तंग आकर फैसला लेता है कि उसे संध्या को रोकना होगा। इसलिए वह संध्या को डरा रहा था कि वह ये इन्वेस्टिगेशन रोक दे और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तो यहाँ पर संध्या काफी ज्यादा सैड हो जाती है। उसे महसूस होता है कि उसने गलत किया, इस वजह से वह इस केस पर काम करना बंद कर देती है और तो और वह अपना पॉडकास्ट भी बंद कर देती है। उसके बाद वह अमर के साथ एंगेजमेंट कर लेते हैं, जिससे वह साथ में बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ आनंदिता सरकारी नौकरी करने वालों की लिस्ट मंगाती है। पता चलता है कि बहुत सारे थे। वहीं उन्हें तमिलनाडु की त्रिची स्टेशन से भी कुछ केस की फाइल मिलती है। दरअसल वहाँ पर भी कुछ साल पहले ऐसे ही मर्डर हुए थे। वे इधर सभी केस में लगे हुए थे, बट उधर एक हादसा हो जाता है। दरअसल दोस्तों अमर की माँ को कोई जान से मार देता है। ये देखकर उसके घर
वाले काफी ज्यादा दुखी थे। वहीं संध्या भी वहाँ मौजूद थी। तभी राजमणि, जो कि अमर के बाप का फ्रेंड था, वह कहता है कि मैंने बात कर ली है, बॉडी को पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। अब ये सुनते ही संध्या अमर को बताती कि उन्हें पोस्टमार्टम करा लेना चाहिए, क्योंकि उसे शक है कि ये किलर ने ही किया होगा। अब अमर संध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वह उसे वहां से भगा देता है। उसके बाद संध्या अपने घर आती है। वह अमर के घर से उसकी माँ की एक खिलौने के लेकर आई थी। वह उसे चेक कर रही थी, तभी उसे उसके अंदर से एक झुमका मिलता है जो संध्या का ही था। दरअसल बॉबी की मौत से पहले उसने वह झुमके बॉबी को ही दिए थे, तो ये झुमका अमर की माँ के खिलौने से मिलता है, जिससे संध्या को कुछ डाउट होता है, इसलिए वह अमर के घर पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में आनंदिता सरकारी जॉब करने वालों को चेक कर रही होती है। तभी उसे अमर के पिता का भी नाम दिखाई देता है, जिसका नाम था रामू आनंद। यानी आनंदिता को उस पर शक होता है। वहीं संध्या को भी डाउट था कि किलर रामू ही है, इसलिए वह उसका डीएनए सैंपल लेने उसके घर जाती। बड़ी दिक्कत ये थी कि रामू को पहले ही पता चल चुका था कि संध्या वहां उसका डीएनए लेने आई है, इसलिए वह उसे जान से मारने की कोशिश करता है। बट संध्या उससे खूब लड़ती है और लास्ट में कांटा चम्मच से उसे घायल कर देती है। तभी वहां आनंदिता और राजीव आ जाते हैं, जिससे रामू पकड़ा जाता है। अब रामू संध्या को सारी सच्चाई बताता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। अब रामू से पता चलता है कि जब वह छोटा सा था तो वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था। वहीं उसकी चाची बहुत खूबसूरत थी, जो उसका खूब ख्याल रखती थी। लेकिन समय बीतता गया, उसकी आंटी का बिहेवियर बदलता गया, मतलब कि उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं थे। वह रामू के साथ गलत काम करना चाहती थी, जिससे वह हर रोज उसे परेशान करती। बट रामू को बहुत बुरा लगता, क्योंकि वह उसे बहुत मानता था। वह खुद को जैसे तैसे समझा रहा था, बट वह नहीं रुकती। तभी एक दिन उसकी आंटी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। इतने में उसके अंकल उसे देख लेते हैं। तभी उसकी आंटी उसको ही फंसा देती है। उसका कहना था कि इसने उसके साथ गलत करने की कोशिश करी, जिस वजह से रामू बहुत मार खाता है। बट वह गुस्से में था, इसीलिए वह यहाँ पर सबसे पहले अपने अंकल को मारता है, फिर आंटी के साथ संबंध बनाकर उसे भी जान से मार देता है। जैसा कि उसकी आंटी पैरों में घुंघरू और बाल में गजरा पहनती थी, जिससे उसे नफरत हो चुका था। तब से रामू की जहाँ भी पोस्टिंग होती, वह वैसी लड़कियां ढूंढकर उन्हें मारने लगता है और वह अस्मी और बॉबी के बारे में बताता है। उसका कहना था कि उसने सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी। इस वजह से वह अपने आंटी वाला गुस्सा भूल चुका था। बट एक दिन बॉबी उसके पास आई और वह उस समय अपने पैरों में घुंघरू बांधे थी, जिससे उसे फिर से सब कुछ याद आ गया और तब जाकर उसने बॉबी को मारकर फिर से शुरुआत। वहीं अस्मी ने भी हाथ में घुंघरू बांधे थे, इसलिए उसे भी मार दिया। वहीं उसकी पत्नी की बात करें तो उसकी पत्नी ने उसके बॉक्स में सभी लड़कियों के पायल और झुमके देख लिए थे, जिससे उसे पता चल चुका था कि यही किलर है, जिस वजह से रामू ने अपनी ही पत्नी को मार दिया। तो जैसा कि रामू को भूलने की बीमारी थी, उस वजह से उसे कोई अफसोस नहीं था। वह बताता है कि वह तो ये सब भूल जाएगा, बट तुम लोगों को याद रहेगा। तो दोस्तों, ये थी किलर की असली सच्चाई। अब किलर को फांसी की सजा हो जाती, यहीं पर कहानी समाप्त कर दी जाती।